हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं अध्याय 2 कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसमें ये कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र और कॉमर्स के बच्चों के लिए उपयोगी हैं। तो आप अपने कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और नोट डाउन करिए। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत क्या है? उपभोक्ता व्यवहार का लक्ष्य यह विश्लेषण करना है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए अपनी आय को विभिन्न उपयोग के लिए आवंटित करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं की मांग एवं विभिन्न उपयोगों में आय के आवंटन के बारे में मुख्य रूप से विश्लेषण किया जाता है। उपभोक्ता सिद्धांत का विश्लेषण करने के लिए हमें पहले इसकी जांच करनी होती है कि उपभोक्ता चीज़ों को किस प्रकार वरीयता देता है एवं हमें उनके द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं द्वारा उनको मिली संतुष्टि को जांचना होता है। अब उपभोक्ता क्या है? तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ को उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि है। अर्थात उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आवश्यकता को पूरा करती है। समग्र उपयोगिता क्या है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी दी गई वस्तु की सभी इकाइयों को उपभोग से मिली कुल संतुष्टि को समग्र उपयोगिता कहा जाता है। इसे टीयू से प्रदर्शित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, टीयू इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस ऐसा इन्फिनिट है अनंत तक। फिर यह सीमांत उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु की एक और इकाई का उपयोग करने से मिलने वाली संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। इससे MU से सूचित किया जाता है। ये इसका सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है, MU इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। अब देखते हैं उपभोक्ताओं जब वस्तुओं एवं सेवाओं का जब उपभोग करते हैं तो उससे उन्हें संतुष्टि मिलती है। इस संतुष्टि को मापने के दो तरीके होते हैं। एक तो है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। इसमें इस तरीके में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उपयोगिता को अंकों में मापा जा सकता है एवं इस इकाई को यूटिल नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत जो वस्तुएं ग्राहक को ज़्यादा संतुष्टि देती हैं उन्हें ज़्यादा यूटिल दिए जाते हैं। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट है क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। उपयोगिता को मापने के इस तरीके को अंधिमान वक्र विश्लेषण भी कहा जाता है। इसके अनुसार संतुष्टि को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता है। इसके अंतर्गत जो वस्तुएं ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती हैं उनको बड़ी रैंक दी जाती है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता अपनी आय किन्हीं दो वस्तुओं के उपभोग में व्यय करता है। वह कोशिश करता है कि इन दोनों वस्तुओं का एक ऐसा बंडल चुने जिससे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। तो ये उपभोक्ता के संतुष्टि के माप के दो तरीके मैंने बताए। अब है अंधिमान वक्र क्या होता है? अंधिमान वक्र ऐसे ही कुछ बंडल होते हैं जिनके उपभोग से समान संतुष्टि मिलती है। इन बंडलों को रेखाचित्र पर दर्शाने पर जो वक्र बनता है वही अनाधिमान वक्र कहलाता है। यहाँ पर मैंने एक वक्र बनाकर बताया है। दिए गए वक्र में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ तीन विभिन्न बंडल दे रखे हैं। ये तीनों बंडल उपभोक्ता को समान स्तर से की संतुष्टि देता है। ABC तीन बंडल दिए हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि इन बंडलों में से ग्राहक को ऐसा बंडल चुनना होता है जो उसको अधिकतम संतुष्टि दे सके एवं उनके बजट एवं आय के अनुकूल हो। ऐसा करने के लिए बजट रेखा बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये संतुष्टि की और बजट रेखा बनाई है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप कि एक ग्राहक को यदि अधिकतम संतुष्टि वाला बंडल चुनना है तो T उसे बजट लाइन बनानी होगी जो बताती है कि अपनी आय से ग्राहक कौन से बंडल खरीद सकती हैं। जब अनधिमान वक्र एवं बजट रेखा सबसे बड़ी बंडल पर आपस में काटती हैं वही अधिकतम संतुष्टि वाला बंडल कहा जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है, ये अधिकतम संतुष्टि वाला पॉइंट देख सकते हैं आप इस वक्र में। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता का बजट क्या है। मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसे आए ऐसी दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए हैं
जिनकी लागत बाजार में दी गई उपभोक्ता की दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिलती जुलती ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता जिनका वह उपभोग करना चाहता है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। ये उपभोक्ता का बजट कहलाता है। अब बजट रेखा क्या होती है? उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय को की जाती है। बजट रेखा की प्रवणता ऋणात्मक होती है। यदि कीमतों या आय दोनों में से किसी एक में परिवर्तन आता है तो बजट सेट में भी परिवर्तन आ जाता है, उसे हम बजट रेखा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता का इष्टतम चयन क्या होता है। बजट सेट में वो सभी बंडल शामिल हैं जो कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। उपभोक्ता अपने बजट सेट में से उपभोग बंडल का चयन कर सकते हैं, परंतु वह उपलब्ध बंडलों में से अपने लिए उपभोग बंडल का चयन किस आधार पर करता है। अर्थशास्त्र में यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिकतम के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। यह सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों के सेट के विषय में अच्छी तरह स्पष्टतम अधिकतम या अधिमान है। वह किन्हीं दो बंडलों की तुलना कर सकता है और दूसरे शब्दों में वह दो बंडलों में से किसी एक को अधिमान दे सकता है या तटस्थ रहता है। यह उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहलाता है। अब मांग क्या होती है? देखिए, मांग सभी जानते हैं हम, फिर भी यहाँ पर एक डेफिनेशन टाइप दी गई है। सामान्यतः मांग का अर्थ किसी चीज को पाने की चाह माना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में यह भिन्न है। इसमें मांग में मापे पाने की चाह के साथ साथ इनका मूल्य एवं इसका माप भी होता है। जैसे आपको 5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से 10 पेंसिल चाहिए, यह मांग मानी जाएगी, तो ये मांग कहलाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि परिभाषा इसकी। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। इसमें देखिए, मांग का वक्र यहाँ पर बनाया है मैंने, इसको आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि मांग का वक्र मांग की तालिका का रेखा चित्र रूप में मांग का वक्र कहलाता है। जब हम मांग की मात्रा को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक वक्र प्राप्त होता है जिसे मांग वक्र कहा जाता है। ये यहाँ पर दिया गया मांग वक्र। अब इससे स्पष्ट है कि रेखा चित्र में कि ये मांग का वक्र, ये संतरे की मांग बताई गई है, संतरे की इधर कीमत बताई गई है। अब हम देखते हैं कि मांग का नियम क्या है। तो मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत एवं इसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। विभिन्न तालिकाओं में हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे मूल्य कम होता जाता है, उपभोक्ता किसी वस्तु की ज़्यादा मांग करता है, लेकिन यदि उसकी कीमत में इजाफा होता है तो फिर वह उस वस्तु की मांग भी कम कर देता है। इससे नियम की पुष्टि होती है। आप देख सकते हैं इस वक्र में कि यहाँ वाई एक्सेस पर किसी निश्चित वस्तु की कीमत दी हुई है एवं एक्स एक्सेस पर उसकी उपभोक्ता द्वारा मांग दी गई है। इस चित्र में साफ देखा जा सकता है या समझा जा सकता है कि हम ए बिंदु पर देख सकते हैं कि यह वस्तु की कीमत उच्चतम है, लेकिन इसके साथ ही इसकी मांग इसके विपरीत न्यूनतम है। जैसे जैसे हम इस रेखा, अब इस जो वक्र बना उस पर नज़र बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा आपको। हम इस रेखा में नीचे चलते जाते हैं तो हम आखिरी में ई बिंदु पर आते हैं जहां यह रेखा जा सकती है कि वस्तु की कीमत न्यूनतम है, लेकिन इसके विपरीत इसकी उपभोक्ताओं द्वारा मांग उच्चतम है। ये स्पष्ट होता है, वस्तुओं की कीमत दी गई है और वस्तुओं की मांग दी गई है। दोनों से हम इस वक्र से वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस की तुलना करके कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्थानापन्न तथा पूरक वस्तु किसे कहते हैं। हम उपभोक्ता द्वारा चुनने वाली वस्तु की मात्रा तथा किसी संबंध वस्तु की कीमत के बीच संबंध भी अध्ययन कर सकते हैं। एक वस्तु की मात्रा जिसका चयन उपभोक्ता करता है और किसी संबंध वस्तु की मूल्य की वृद्धि के साथ बढ़ सकता है अथवा घट सकता है। ऐसा होना इस पर निर्भर करता है कि दोनों वस्तुओं के
नापन हैं अथवा एक दूसरे के पूरक हैं। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उसे पूरक वस्तुएं कहा जाता है। इसके लिए उदाहरण हैं चाय तथा चीनी, जूते तथा जुराब, कलम तथा स्याही आदि। क्योंकि चाय तथा चीनी एक साथ उपयोग में लाए जाते हैं, संभवतः कि चीनी की कीमत में वृद्धि चाय के लिए मांग घटाएगी तथा चीनी की कीमत में गिरावट संभवतः चाय की मांग को बढ़ाएगी। अन्य पूरकों के साथ भी ऐसा ही होता है। सामान्यतः किसी वस्तु के लिए मांग की गति उसकी पूरक वस्तुओं की कीमत के विपरीत दिशा होती है। पूरकों के विपरीत चाय व कॉफी जैसी वस्तुओं का एक साथ उपभोग नहीं होता, वास्तव में एक दूसरे के लिए स्थापन। क्योंकि चाय कॉफी का स्थानापन्न यह यदि कॉफी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकता है और इस प्रकार चाय का उपभोग संभव अधिक हो सकता है। तो दूसरी ओर यदि कॉफी की कीमत घटती है तो चाय का उपभोग संभवतः नीचे जा सकता है। तो ये यहाँ पर इसको समझाने का एक माध्यम था। अब हम देखते हैं कि बाजार मांग क्या होती है। कीमत के एक निश्चित स्तर पर किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की खरीदी की गई मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को माप को ही मांग की लोच कहा जाता है। अर्थशास्त्र में मांग का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है जो किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाला परिवर्तन की दिशा बताता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज ये आपका अध्याय 2 पूर्ण हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट अध्याय के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ शीघ्र मिलूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूर्व के अध्याय का लिंक दिया है, अगर वो चाहिए आपको तो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।